हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेज। मैं संतोष वर्मा यूपी बोर्ड क्लास 10th में फिजिक्स में आपके लिए लेकर आया हूँ छोटा सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम का नियम। तो हम पहले ओम का नियम के बारे में जानेंगे। ओम का नियम आखिर है क्या, उसके बारे में जानेंगे। उसमें क्या क्या शब्द आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें आता है कि ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू इस चैप्टर का। इस टॉपिक में सेकंड टॉपिक है इसका ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। इंग्लिश में भी लिख रहे हैं ओम्स लॉ। ध्यान से सुनना, एकदम छोटी छोटी बात नहीं लेकर चलेंगे हम, एकदम आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बस केवल मेरी वीडियो को ध्यान से देखते जाना आप। तो पहली चीज है, इस नियम को दिया किसने था? ये जर्मन साइंटिस्ट थे। जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन वैज्ञानिक, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम ने। किसने दिया था बाबू? इस नियम को किसने दिया? जॉर्ज साइमन ओम। कहां के रहने वाले? जर्मनी के। तो इसमें शर्त इन्होंने लिखा कि ये किसके लिए सत्य है? ये केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। ये धात्विक चालकों के लिए ही यह नियम सत्य है। के लिए यह नियम सत्य है। किसके लिए सत्य है? धात्विक चालक। अब धात्विक चालक क्या है? जैसे धातु क्या होती है? जैसे आपका लोहा हो गया, यानी कि जो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे बाहर, जो अपनी बाहरी कक्षा से, संयोजी कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे और धनायन बनाए, यानी जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु। और चालक क्या है? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, यानी कि जिनके अंदर खूब ढेर सारे क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं, वो होते हैं चालक। तो यानी कि जिसमें करंट फ्लो, उसे कहते हैं चालक। तो धात्विक चालक के लिए ही सत्य है, अधातु में के लिए नहीं है। अधातु के लिए नहीं है, जहां पे करंट ही ना फ्लो हो वहां के लिए सत्य नहीं है। तो शर्त क्या है? इनका नियम किसके लिए सत्य है? सिर्फ धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। तो इन्होंने क्या कहा? कहा कि पहले कथन को लिखते हैं। इनके कथन क्या था इनका, क्योंकि आपकी डिफिनेशन आएगी उसके बारे में लिखने के लिए आएगा। तो पहले कथन क्या था? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है ना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं में जैसे आपका ताप, आपका हो गया दाब तथा लंबाई, ये सब चीजें भौतिक अवस्थाएं हैं, को अपरिवर्तित रखें, को या करें, ये सब चालक अवस्थाएं क्या रहे? अपरिवर्तित रहे, क्योंकि शुद्ध हिंदी लिखना है। अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए क्या कह रहा है, इसका कथन हमने लिखा कि इन्होंने क्या कहा कि धात्विक चालक के लिए सत्य है। इन्होंने कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर, लंबाई यानी लेंथ, इसको ना कुछ चेंज किया जाए, इसमें परिवर्तन ही ना करें, तो चालक में बहने वाली जो धारा होती है उनके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब सीधी सी बात है। देखिए इन्होंने क्या कहा, मान लीजिए हमारे पास एक चालक है, ठीक है। इस चालक में, जैसे चालक है तो हमने परिपथ एक बना दिया। ये परिपथ में मान लीजिए ये आर है, यहाँ विभवांतर सिरों के बीच क्या है? विभवांतर वी है, ये आर है, और इसमें बहने वाली धारा ये है आई। तो इन्होंने कहा क्या कि जो हमारे पास है बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? उसके सिरों के बीच विभवांतर की। यानी जब
कोई चालक है, उसकी भौतिक अवस्था को हम नहीं चेंज कर रहे हैं, यानी तार जैसे वगैरह हैं, उसकी भौतिक अवस्था हम चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे पास टेम्परेचर को ना बढ़ाएं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें करंट जो है डिस्टर्ब होगी, यानी कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो उसमें क्या होगा, गति जो जाएगी, वो सब उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है बाबू, तो उसमें चेंजिंग होगी। तो कह रहा है कि अगर उसकी टेम्परेचर, उसके प्रेशर और उसके लेंथ में परिवर्तन ना करें तो चालक में जो बहने वाली धारा है उसके सिरों के बीच, इसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। जब ये हटाया जाता है प्रोपोर्शनैलिटी चिन्ह तो एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, यहाँ पे R इक्वल टू वी आर, या आप कह सकते हैं, आप देखिए, या तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर। अब यहाँ पे V क्या है, ये क्या है, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। ये क्या है, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। ये क्या है, चालक में बहने वाली धारा यानी करंट। यह आपका है पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, करंट है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको माना गया एक कांस्टेंट है जिसको नाम दिया गया प्रतिरोध। इसको क्या नाम दिया गया, प्रतिरोध, यानी इंग्लिश में इसको नाम दिया गया रेसिस्टेंस। तो पहले आता है, ये फिक्स है कि आना ही आना ओम का नियम, चाहे आपका फार्मूला आ जाए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या तो इसकी डिफिनेशन आएगी। तो कह क्या रहा है, शर्त इसकी है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या, धात्विक चालक के लिए ही सत्य है यह नियम, और धात्विक चालक के लिए नहीं है, अधातुओं के लिए सत्य नहीं है। तो कह क्या रहा है कि अगर कोई हमारे पास चालक है, अगर उसकी भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट जो है, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर यानी ताप, दाब यानी प्रेशर, और लेंथ यानी लंबाई आदि में परिवर्तित ना करे, इसमें परिवर्तन कोई ना करे, तो चालक में बहने वाली धारा जो है, ये जो करंट है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके सिरों के बीच, ये जो दोनों टर्मिनल हैं, ये दोनों सिरे हैं, उनके बीच क्या नाम है, प्रवाहित विभवांतर जो हो रहा है, यहाँ विभवांतर जो उत्पन्न हो रहा है उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो I इज प्रोपोर्शनल टू V, इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I। जब इसको हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है R। अब इस R को ही कहा गया, कांस्टेंट को ही कहा गया प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो V इक्वल टू क्या हुआ, IR। तो ये हमारे पास आया ओम का नियम क्या है। अब इसके बीच अगर ग्राफ बनाए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, ये अगर समझ में आ गया वो तो हम आगे बढ़े, चलें। आइए अब थोड़ी इसको हम हटाते हैं, थोड़ा साफ यहाँ जगह हमको चाहिए। तो हमारे पास निकल के क्या आया, थोड़ी सी देखिए इसके बारे में, हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है, हमारे पास आया V इक्वल टू आई आर। तो यहां देखिए R इक्वल टू क्या आएगा, V, ये इसके नीचे चला जाएगा, V बटे आई, यानी कि ये क्या है, आपका प्रतिरोध है। प्रतिरोध अभी बताएंगे प्रतिरोध है क्या। V क्या है, विभवांतर है। I क्या है, चालक में बहने वाली धारा यानी करंट है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए R इज प्रोपोर्शनल टू V। ये अभी हम ग्राफ पहले बना लें, तो अगर हम ग्राफ बनाएं कहीं, ये x अक्ष है, x अक्ष, और ये y अक्ष, इन दोनों के बीच एक ग्राफ बनाएं। यहां पे हम रखें धारा यानी कि करंट I, यहां रखें विभवांतर यानी वोल्टेज, विभवांतर यानी V। देखिए हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर हम देखें तो हमारे पास यहां देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है, यही है ना। मतलब कि जैसे जैसे हम I को बढ़ाएं, यानी कि जैसे जैसे हम V को बढ़ाएं वैसे वैसे I बढ़ेगी, या I को बढ़ाएं तो V बढ़ेगी। तो मतलब यह है कि अगर विभवांतर बढ़ रहा है तो करंट भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और अगर हमारे पास विभवांतर धीरे धीरे घट रहा है तो हमारे पास करंट भी धीरे धीरे घटेगी। तो मतलब अगर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए मूल बिंदु से जो ओरिजिन होता है वहां से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इसका ग्राफ ये हो गया, यानी कि जगह जगह पाठ्यांक होता है मीटर पढ़ने के लिए, उसको अगर हम निकालते हैं वो सत्यापन के लिए अलग होता है, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, यही है R इक्वल टू V बटा I। तो ये
आप पहले अगर आया ओम का नियम लिखिए, तो ओम का कथन लिखेंगे आप। उसके बाद इस फार्मूले के हिसाब से एक आप ग्राफ बनाएंगे करंट और वोल्टेज के बीच में। जो एक क्या मिल रही है हमको, ग्राफ में क्या मिल रहा है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है जो क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस आर। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आर, आर क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो चालक में धारा बह रही है, जो चालक में धारा हमारी बह रही है, प्रवाहित हो रही है, उसका विरोध करना। उसका विरोध करने का मतलब क्या, उसकी गति की दिशा जो है उसका विरोध करना, नहीं कि केवल धारा का मतलब। धारा का मतलब हो गया वहां पे जो करंट चल रही है उसकी दिशा को रोकना। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, मान लीजिए कोई हमारे पास ये सर्किट है, यहां से करंट चल रही है, चल रही है, यहां ये है रेजिस्टेंस। ये जैसे जैसे आगे जाएगी ये रोकना चाहेगी, थोड़ा भैया रुको रुको। अगर ये ताकतवर होगा, अगर ये ताकतवर होगा तो करंट यहां पास नहीं होगी। अगर हल्का होगा तो क्या होगा, करंट पास चली जाएगी। यानी कि अगर मीडियम है तो हल्का करंट रुकेगी, हल्का जाएगी करंट। तो मतलब है कि करंट का विरोध कौन कर रहा है, अपोजिशन में जो है, अपोज कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस। ये जो है विरोधी है किसका, धारा का। लेकिन धारा क्या है, इसका देखिए डायरेक्शन को ही तो रोक रहा है, और किसको रोक रहा है। तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या है, जो है करंट का विरोध करने वाला है। तो धारा का विरोध करने वाला ही क्या कहला रहा है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब प्रतिरोध हमारे सामने निकल के आया तो प्रतिरोध का मात्रक वगैरह भी हम जान ले, किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो भी जान ले। तो पहली चीज आती है कि चलिए बताइए इसका मात्रक उत्रक क्या है, वो वगैरह हम लोग समझते हैं। चलें, आइए। तो आइए चलते हैं, हमारे पास क्या है, V इक्वल टू क्या है, आई आर आया है, तो R इक्वल टू क्या आएगा, V बाई आई। ये क्या है, विभवांतर। मात्रक देखिए लिखना सिखा रहे हैं, विभवांतर। ये क्या है, धारा। तो अभी आपने पहले लेक्चर में आपने पढ़ा विभवांतर का मात्रक क्या था आपका, वोल्ट। इसका मात्रक क्या था, एम्पियर। तो हमारे पास मात्रक जो आ गया, मात्रक किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का मात्रक जो आ गया, इसका मात्रक क्या हो रहा है, वोल्ट पर एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ही बोला जाता है ओम। इन्हीं के नाम पर इसका मात्रक का नाम दिया गया ओम। इसको लिखते हैं ओमेगा, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्या बोला जाता है, ओमेगा। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। तो इसका मात्रक जो होगा क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर या वोल्ट पर एम्पियर। यानी कि इस वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या कहा गया, ओम। अब देखिए बड़ा मात्रक इसका क्या होगा, बड़ा मात्रक क्या होगा, बड़ा मात्रक इसका होता है मेगा ओम। मेगा ओम, ठीक है ना। और मेगा ओम होता है तो 1 मेगा ओम, याद रखना ये सब चीजें, बराबर होता है 10⁶ ओम के बराबर होता है। और छोटा मात्रक इसका जो होता है, छोटा मात्रक होता है माइक्रो ओम। क्या है, माइक्रो ओम, छोटा सा। तो 1 माइक्रो ओम, 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10⁻⁻⁶ ओम। तो हमारे पास आया आर का मात्रक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या आया, वोल्ट प्रति एम्पियर या वोल्ट पर एम्पियर। उसी को हमने क्या कहा, ओम कहा। ओम के दो बड़े मात्रक को, एक बड़ा मात्रक होता है एक छोटा मात्रक। बड़ा मात्रक इसका क्या होता है, एक मेगा ओम। उसमें एक मेगा ओम में कितना होता है, 10⁻⁶ ओम। और माइक्रो ओम होता है जो सबसे छोटा होता है इसका, तो कितना होता है, 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻⁶ ओम। अब चलते हैं इसकी निर्भरता वगैरह देखने कि किस किस के ऊपर यह डिपेंड कर रहा है। तो चलें आगे चलते हैं। तो देखा क्या गया है, इसमें देखा क्या गया कि जो है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L देखा गया। क्या देखा गया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यानी कि L क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। तो पहली चीज है
कि प्रतिरोध किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चालक की लंबाई पर। यानी कि अगर लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध अधिक होगा, यानी धारा का विरोध अधिक होगा। अगर चालक की लंबाई कम है तो धारा का विरोध कम होगा, यानी कि प्रतिरोध कम होगा। तो यल के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि यानी कि चालक की लंबाई को अगर बढ़ा देंगे तो हमारे पास प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और लंबाई अगर घटा देंगे तो हमारे पास प्रतिरोध भी घट जाएगा। और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और देखिए चूंकि ए है जो गोलाकार भाग इसका है, उसका है ए है एरिया, ए क्या है एरिया, ये बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। अब इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आर इक्वल टू कितना होता है, देखिए डी बराबर कितना होता है 2r, तो आर इक्वल टू कितना होगा डी बाई 2। यानी तो यहां से हम लिखेंगे, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बटा 4। तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको डी स्क्वायर से मतलब है। तो देखिए क्या ऐसा होगा, तो देखिए हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट एक ही जगह पे क्या लिख रहे हैं, डी स्क्वायर लिख रहे हैं। इसका मतलब है डी क्या है व्यास, उसका जो है व्यास यानी डायमीटर। डायमीटर मतलब यहां डायरेक्ट समझिए जो तार की मोटाई है, व्यास इसका मतलब कह रहा है क्या नापा जाता है, तार की मोटाई से है। इसका क्या मतलब है, तार की मोटाई। तो देखिए व्यास अगर ज्यादा है, व्यास अगर ज्यादा है मतलब तार ज्यादा मोटा है, तो उसका देखिए इससे बड़ी संख्या आएगी तो भाग देंगे तो क्या होगा, छोटी संख्या प्राप्त होगी, यानी ये छोटा हो जाएगा। यानी कि तार का व्यास अगर अधिकतम है तो हमारे पास जो है, जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो यानी कि अगर हमको प्रतिरोध कम करना है तो तार का व्यास क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि तार को ज्यादा मोटा यूज करना पड़ेगा। और अगर तार पतला है तो देखिए, अगर व्यास कम है तो व्यास कम है तो यानी तार पतला हो जाएगा, बहुत पतला सा। देखिए अब ये देखिए, अगर दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो ये मोटा है, इसका व्यास ज्यादा है, तो इसका व्यास ज्यादा होगा तो इसमें क्या प्रतिरोध भी कम होगा। और ये नुकीला वाला पार्ट लिया जाए तो क्या है, इसका व्यास बहुत कम है। तो जब इसका व्यास बहुत कम है तो आप भाग देंगे, ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये मात्रा ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितना पतला तार होगा वहां धारा का विरोध उतना ज्यादा होगा, जहां पे तार जितना मोटा होगा उसका वहां पे धारा का विरोध उतना ही कम होगा। तो इस तरह हमारे पास आया चालक में जो है, हमारे पास जो क्या है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध किसके ऊपर डिपेंड किया, चालक की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी कि दूसरा क्या है तार की मोटाई पर। मोटा तार और क्या नाम प्रतिरोध उतना कम, पतला तार प्रतिरोध उतना ही ज्यादा। अब यही चीज आगे बढ़ के हम बढ़ाते हैं, इसको अगर हम हटाएं समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर देखा जाए तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। तो R बराबर जब इसको हटाएंगे तो मिलता है एक कांस्टेंट मिलता है, तो ये हो जाता है रो L बाई ए। R क्या है, जहां पे प्रतिरोध है, ये क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, इसको क्या है बोला जाता है रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध, इसका है विशिष्ट प्रतिरोध। यल क्या है, चालक की लंबाई है, यल क्या है चालक की लंबाई है। ये क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल। अब ये देखिए क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है, ये पदार्थ का गुण होता है, जो चालक पदार्थ है उस पदार्थ का गुण है, ये पदार्थ का गुण होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है पदार्थ का गुण कैसा है, ठीक है ना, पदार्थ कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये विशिष्ट प्रतिरोध। तो आर बराबर क्या आ गया रो इंटू यल बाई ए, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको क्या बोलेगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, या इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो हमारे पास आया
कि ये आर क्या है, आर प्रतिरोध है, ये किसके बराबर होगा, रो इंटू यल बाई ए। तो यानी हमारे पास जो है प्रतिरोध क्या किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसके व्यास पर यानी उसकी मोटाई पर, और क्या डिपेंड कर रहा है, पदार्थ के ऊपर। पदार्थ क्या है, ये रो क्या है, पदार्थ का गुण है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब इस हिसाब से आप में क्वेश्चन एक आता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, उसको हम थोड़ा सा करा देते हैं और फिर यहाँ की वीडियो समाप्त करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बाद आपका आएगा प्रतिरोधों का संयोजन, यानी ये जो रेजिस्टेंस आपस में किस तरह जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है, चल रहे बाबू आगे। तो आइए, इस तरह का एक टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, ये क्या है, ओम। फिर क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है इस तार को खींचकर, इस तार को खींचकर, इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को दोगुना, खींचकर इसकी लंबाई को दोगुना तथा तथा क्या करें, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कर दिया जाए तो नए तार का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, ज्यादातर आते हैं ऐसे क्वेश्चन छुटकुन्ने वाले। कह रहा है एक चालक तार है, उसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है, यानी कि हमारा स्टार्टिंग में आर बराबर कितना है, 10 ओम। ठीक, कह रहा है इस तार को खींचकर, अब देखिए माना तार की प्रारंभिक लंबाई बराबर यल है, ठीक, और क्षेत्रफल क्या है उसका, ए है। तो आर बराबर क्या होगा, रो यल बाई ए, और आर का मान कितना दिया है, 10, 10 बराबर रो यल बाई ए, इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक, अब कह रहा है, अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, इसे लगाना है आपको बाबू। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, जो लंबाई है यल डैश बराबर कितनी हो जा रही है, 2l। लंबाई जो पहले कितनी हो जाए, 2 गुनी खींच दी गई। एरिया जो ए डैश कितना हो रहा है, ए बाई 2 हो रहा है। देखिए आधा कर दिया जा रहा है, तो पहले का आधा कर दिया जाए, तब तब क्या होगा आपका, वही क्वेश्चन में रखिए, आर बराबर, आर डैश बराबर कितना होगा, रो, फिर क्या होगा, यल डैश बाई ए डैश। अब हम रखते हैं यहां पे, तो आर डैश हमारे पास क्या होगा, ये बाद की है, जो हमारे पास प्रतिरोध बाद वाला है, ये कितना हो जाएगा, रो इंटू यल डैश, यल कितना है, यल डैश 2l है, डिवाइडेड बाई ए डैश कितना अब है हमारे पास, ए बाई 2 है। तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू 2l इंटू ए ऊपर चला जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई ए, ये कितना हो गया, रो यल बाई ए इंटू 4। तो आर डैश बराबर देखिए समीकरण 1 से देखिए, रो यल बाई ए, ये टोटल वैल्यू कितनी है, 10 है, तो हम रख देंगे 10 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई कर दो, बराबर आ गया 40 ओम। इसलिए जो हमारे पास आया, नए तार का प्रतिरोध, नए तार का प्रतिरोध बराबर कितना आ गया, 40 ओम। यही आपका उत्तर होगा। कह क्या रहा है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई तार है, पहले उसकी लंबाई कितनी थी, यल थी, क्षेत्रफल उसका कितना था, ए था माना हमने, तो आर बराबर रो यल बाई ए से हम यहां समीकरण लिख देते हैं सूत्र से, ठीक है ना। तो यही होता है।
तो ये आर की वैल्यू 10 दिया है, बराबर कितना होगा रो एल बाई ए। कह रहा अब लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, लेकिन किसकी प्रारंभिक यानी जो पहले की लंबाई थी, तो एल डैश बराबर हमने माना कि अब लंबाई खींचने के बाद लंबाई कितनी हो जा रही है 2l हो जा रही है। एरिया उसका कितना, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है a बाई 2 हो जा रहा है। तब इस फार्मूले में r डैश बराबर, अब सेकंड जो खींचने के बाद उसका प्रतिरोध कितना रो एल बाई ए के सूत्र से अगर देखेंगे तो रो इंटू एल डैश बाई ए डैश। अब r डैश बराबर क्या होगा, एल डैश की वैल्यू कितनी आई 2l, ए डैश की वैल्यू कितनी आई a बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा कितना रो एल बाई ए इंटू 4। अब रो एल बाई ए की वैल्यू हमारा दिया हुआ पहले से ही है, कितना है 10, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 40, इस तरह आ गया इसका 40 ओम। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा बाबू। मैं चाहता हूं कि आप लोग, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कमेंट जो भी है जितना भी सब कुछ करें, क्योंकि आपके ही लाइक कमेंट और सब्सक्रिप्शन से हमें जो एनर्जी मिलती है, मैं यही चाहूंगा बस। थैंक यू।